इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। सेक्शन बी का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए अपलोड कर दी गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हम अपने आप से पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। तो रखते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो यहाँ 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 132/7। यहाँ तक ये आंसर हो सकता है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ही उसका और वाला पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा था, द मिनट हैंड ऑफ आ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि घड़ी के अंदर 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। जो क्लॉक होती है उसमें जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। तो हमसे बोला है कि 35 मिनट्स में कितना कवर करेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, तो 35 मिनट्स कवर करने के लिए इसको यानी कि 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 6 से इसको 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210 डिग्री। हमसे पूछा है एरिया ऑफ द फेस, यानी 35 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसलिए हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर वाला ही। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर रेडियस हमारी बन जाएगी 12 सेंटीमीटर और थीटा यहाँ पे हमने निकाला 210 डिग्री। तो इसको इसमें रखते हैं, 210/360 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस यहाँ पर 12 इंटू 12, स्क्वायर के लिए हम 2 बार 12 लिखेंगे। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 7 3 21, ये 3 से ये हो जाएगा 12 और ये 12 से ये 12 कट जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ और ये वाला 12, यानी कि 12 इंटू 2 24 मल्टीप्लाई 11, तो ये बन जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होते हैं, तो इसका आंसर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल मेक डी ई पैरेलल टू बी सी। तो आपने ये चैप्टर 6 में पढ़ा होगा सिमिलैरिटी में कि जब भी डी ई पैरेलल होता है बी सी के तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है ए सी अपॉन सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसको यहाँ रखने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए रखते हैं इसको ए डी। यहाँ पे ए डी की वैल्यू है x और डी बी की वैल्यू है
3x+4 और यहाँ पे e की वैल्यू है x+3 और EC की वैल्यू है 3x+19। तो फिर ये यहाँ पर यानी कि हो जाएगा x/3x+4 इक्वल टू x+3 3x+19। अब ये इक्वल टू का साइन है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? x मल्टीप्लाई 3x+19 इक्वल टू x+3 मल्टीप्लाई 3x+4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x² और x को जब 19 से करेंगे तो हो जाएगा 19x इक्वल टू x को जब 3x से करेंगे तो हो जाएगा 3x²। अब इसी x को 4 से करेंगे तो बन जाएगा 4x। अब इस 3 को अब अंदर 3x से करेंगे तो बन जाएगा 9x और इस 3 को 4 से करेंगे तो बन जाएगा 12। अब यहाँ पर देखें, जब यहाँ पे इक्वल टू में जो चीज़ें यहाँ पर सेम टू सेम होती है वो कट जाती है। यहाँ पर 3x² और 3x² सेम टू सेम है तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 19x है और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 19x इक्वल टू 9 और 4 13x प्लस 12। अभी 13x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा तो 19x माइनस 13x इक्वल टू 12। जब इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा 6x इक्वल टू 12। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इफ cos a इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। जब भी आपको cos a दे यानी कि कोई सी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दे तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना होता है। तब ट्रायंगल जब बनाओगे तब ये 90 डिग्री का होगा। cos a का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस यहाँ पे कितना है 7 है और हाइपोटेनियस यहाँ पे 25 है। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ये 25 हाइपोटेनियस बन जाएगा। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस बन जाएगा, यानी कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर। मुझे बेस कितना दे रखा है 7 दे रखा है तो मुझे ये p निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको पता होगा कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 24 आएगा। अगर किसी को याद नहीं है तो वो इसको सॉल्व भी कर सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पर 25 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें निकालना था और बेस यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पर 49 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का बन जाएगा तो 625 माइनस 49 इक्वल टू p स्क्वायर। जब इसको हम माइनस करेंगे तो बनेगा 576 इक्वल टू p स्क्वायर। तो आपको पता चलेगा कि 576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है तो फिर ये बन जाएगा यहाँ पर 24 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 24, यानी कि परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं tan a प्लस cot a तो आपको पता चलेगा कि tan a प्लस जो cot a होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि cot a की जगह हम 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे tan की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan a होता है tan a बराबर वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो बन गया 24, बेस कितना है 7। अब मुझे इस वैल्यू को इसमें पुट करना है तो देखिए tan a बराबर 24/7, यानी कि tan a की जगह क्या लिख सकता हूँ 24/7 प्लस ये 1/10 a है तो ये बन जाएगा 1/24/7। जब भी आपके सामने ऐसी कोई भी इक्वेशन बनती है तो आप इसको 7 को सबसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा
24/7 प्लस 7/24। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो बन जाएगा 24 स्क्वायर, और 7 को करेंगे 7 से तो बन जाएगा 7 स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 7 तो बन जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49/24 × 7। तो यहाँ से ये बन जाएगा 625 यानी 625। अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 168। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट है, इफ 5x इक्वल टू sec थीटा एंड 5/x इक्वल टू tan थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x² माइनस x²। अगर आप सैम्पल पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर 5 के बाद क्वेश्चन मार्क बना रखा है, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर ये होगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मुझसे यहाँ पर x² के टर्म में पूछा है, तो मैं भी यहाँ पर इसको x² के टर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखेंगे कि यहाँ पे 5x इक्वल टू sec x है, तो फिर क्या करूँगा, इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। 5x इक्वल टू sec थीटा, जो मैं स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 25x² इक्वल टू sec² थीटा। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा 25x² इक्वल टू tan² थीटा। तो आप देखोगे कि बीच में मुझे माइनस भी लेके आना है, तो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में माइनस कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा 25x² माइनस 25x² इक्वल टू यहाँ पर sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 25 दोनों के पास है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यानी कि क्या बन जाएगा 25x² माइनस का x² इक्वल टू sec² थीटा माइनस का tan² थीटा। तो आप देखना कि यहाँ पर क्वेश्चन मुझे 5 चाहिए, तो यानी कि यहाँ से मेरे को 5 लेना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 लिख सकता हूँ, x² माइनस 1/x² इक्वल टू sec² थीटा माइनस का tan² थीटा। तो ये वाला 5 है, इसको मैं यहाँ नीचे भेज देता हूँ। तो ये बन जाएगा 5x² माइनस 1/x² इक्वल टू sec² थीटा माइनस का tan² थीटा अपॉन 5। तो अब यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, कौन सी, कि 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। यहाँ पर tan पॉजिटिव में है, तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो फिर यहाँ पर ये बन जाएगा 1/5। तो फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, 5x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1/5, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, ये यानी कि 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ राइट ट्राइंगल हैविंग साइड A, B and C where C is the hypotenuse is circumscribe a circle, prove that the radius r of this circle is given by r equal to a plus b minus c upon 2। तो इस क्वेश्चन को हमको करने के लिए हमें क्या बता रखा है कि एक राइट ट्राइंगल है। तो मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, ये राइट ट्राइंगल है यहाँ पर एंगल C पर, और आप देखोगे बता रखा है कि हैविंग साइड यानी कि इसकी साइड जो है A, B, C है, जिसमें से C जो है हाइपोटेन्यूस है, यानी कि जो C है ये क्या है, पूरा का पूरा हाइपोटेन्यूस है। तो बाकी जो 2 साइड बच गई उसके मैं नाम लिख लेता हूँ, यानी कि इसको मैंने मान लिया कि ये पूरा A है और ये B है। तो फिर आप देखोगे कि मुझे बोला है कि सर्कल की जो रेडियस है, यानी कि सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये r, यानी कि ये r, और ये भी तो सर्कल की रेडियस ही बनेगी, यानी कि ये भी r और ये भी r, ये भी सर्कल की क्या है, रेडियस है। इसको करने के लिए हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि सर्कल के ऊपर जब भी बाहर से कोई बिंदु आता है, उस पर टच करता है एक पॉइंट को, उसे टेंजेंट कहते हैं। यानी कि टेंजेंट की जो ये वाली लंबाई है वो इसके लंबाई के बराबर होगी, यानी कि PA बराबर
पी बी की टेंजेंट की लंबाई होगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो फिर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो फिर देखिए, यानी कि जो यहाँ से पॉइंट है ए से लेके ई तक, ये भी एक टेंजेंट का काम कर रही है। तो ए ई और ए एफ आपस में बराबर होगी, यानी कि ए ई इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ये है टेंजेंट। आगे आप देखोगे कि बी डी और बी एफ भी क्या है, एक दूसरे के लिए टेंजेंट ही है। बी डी इक्वल टू बी एफ, यानी ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा टेंजेंट। आगे आप देखोगे कि सी डी और सी ई भी एक टेंजेंट है, यानी कि ये और ये एक टेंजेंट का काम कर रही है। तो क्या बन जाएगा, सी ई बराबर सी डी। और आपको ये पता होगा कि जो ये सेंटर से ये जा रही है, ये आर है, यानी कि रेडियस। जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी ही लेंथ सी ई की भी होगी, यानी कि अगर ये आर है तो ये भी आर ही बनाएंगे, और ये आर है और ये भी लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ भी आपस में बराबर होगी। ये आर है तो ये भी आर है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं क्या बता सकता हूँ कि सी ई, जो ये सी है, इसकी लंबाई आर के बराबर है, यानी कि रेडियस है। आगे अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी की लेंथ आर है, तो फिर बी डी की लेंथ कितनी बन जाएगी, बी डी की लेंथ पूरी के पूरी ए है, उसमें से ये आर है, तो बी डी की लेंथ ए माइनस आर हो सकती है। वैसे ही बी डी जो है वो बी एफ के बराबर है। अगर जितनी ही लेंथ बी डी की होगी उतनी ही लेंथ बी एफ की भी होगी। अगर ये ए माइनस आर है तो वो बी एफ भी ए माइनस आर होगा। यहाँ पर बी एफ बराबर बी डी, जितनी ए माइनस आर यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर भी होगी। उसी प्रकार से ये आर है, यहाँ पर ये बी है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, और ये यहाँ पर आर है, तो ए ई की लेंथ हो जाएगी बी माइनस आर। आप देखोगे कि ए ई टेंजेंट था किस पे, ए एफ पे भी एक टेंजेंट है। जितनी लेंथ ए ई की होगी उतनी ही लेंथ ए एफ की होगी, यानी कि ये भी बी माइनस आर बन जाएगा। तो फिर क्या क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ए ई बराबर ए एफ बराबर बी माइनस आर। उसी प्रकार से बी डी बराबर बी एफ बराबर, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस आर। बाकी सी डी की लंबाई इक्वल टू आर तो है ही। आगे आप देखोगे कि जो मुझे सी को भी कंसीडर करना था क्वेश्चन के अंदर, तो मैं ए बी की लेंथ लेता हूँ। तो ए बी की लेंथ बराबर ए एफ प्लस बी एफ के बराबर होगा, यानी कि मुझे पूरा का पूरा ए बी निकालना है, तो उसके लिए मुझे ए एफ को प्लस करना पड़ेगा और यहाँ से बी एफ को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ए बी की लंबाई निकल जाएगी। तो फिर देखोगे कि ए एफ की जो लंबाई है वो बी माइनस आर के बराबर है, यानी कि बी माइनस आर प्लस बी एफ की जो लंबाई है ए माइनस आर के बराबर है, ए माइनस आर इक्वल टू जो ए बी की लंबाई है वो ए से लेके बी तक जो कि सी के बराबर है, यानी कि इसके जगह मैं सी लिख सकता हूँ। अब आगे ये सी हो गया, यहाँ पर ये माइनस का आर और ये माइनस का आर आपस में 2r बना लेगा। यहाँ पर 2r माइनस का है, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर c जो है प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का बना लेगा। तो यहाँ पर लेते हैं इसको 2r, इसको मैं a प्लस बी लिखता हूँ, और यहाँ पे प्लस का c था, यहाँ पर आके माइनस का c बन जाएगा। तो r की वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। आप क्वेश्चन में देखोगे कि हमसे यही पूछा गया था, प्रूव करने के लिए दिया गया था। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब देखिए हमसे यही पूछा गया था, आर की वैल्यू इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो ये एपी का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सम निकालने का फॉर्मूला होता है एच एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इससे पहले मुझे यहाँ पर a और d को मेरे को पता होना चाहिए कि ये वैल्यू क्या क्या होती हैं। यहाँ पर AP है, AP बराबर 24, 21, 18 वैसे ही आगे चलती जा रही है। तो यहाँ पे a बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म बन जाएगा 24, और यहाँ पे डिफरेंस करेंगे यानी कि 21 माइनस 24, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर डिफरेंस है जो माइनस का 3। d बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि ये माइनस ये।
तो आ गया -3। और मुझे सम दे रखा है कि सम Sn जो है 78 के बराबर है। इन वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो Sn के बराबर क्या है 78 इक्वल टू n मुझे पता नहीं, तो मैं n/2 लिखूंगा। 2a यानी कि a की जगह यहाँ पर मुझे 2 × a यानी कि 24 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, n-1, d की वैल्यू है -3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू n। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 48 प्लस यहाँ पर ये -3 है, इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर इसको माइनस काट देते हैं, -3n प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का n बनाएगा प्लस के संग, और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 78 × 2 इक्वल टू n। 48 में 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 51 - 3n इक्वल टू। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 78 × 2 इक्वल टू n को जब अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 51n माइनस का 3n²। आगे अब ये माइनस का 3n² है, वहाँ पे लेके जाते हैं प्लस का बनाने के लिए, तो बन जाएगा 3n²। और ये प्लस का 51n है तो वहाँ जाके माइनस का 51n। यहाँ पे पहले से 78 बैठा हुआ है तो बन जाएगा 78 × 2। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये पूरी टर्म 3 से डिवाइड हो रही है, तो मैं तीनों को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से 3 कट जाएगा, यह बन जाएगा n² माइनस का 17n प्लस, जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा 26 × 2। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। n² माइनस का 17n प्लस ये बन जाएगा आपका 52 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो टर्म आएगी वो आएगी यहाँ पर 13 और 4। कैसे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 52 का हमको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 से जाएगा, 12 6, इसको करेंगे तो बन जाएगा 13 × 2 = 26 और 2। तो क्या बन जाएगा, यानी कि 13 × 4 करूँगा तो वो 52 के बराबर आएगा, और प्लस या माइनस करने पे ये 17 आएगा। 13 में 4 ऐड करूँगा तो 17 बनाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे मिडिल टर्म में 13 और 4 चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ पर माइनस का 17 चाहिए और यहाँ पे प्लस का 50 मल्टीप्लाई करने पे 52 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा माइनस का 13n माइनस का 4n। तो आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा माइनस प्लस होता है, 13 और 4 माइनस का 17 बना रहा है। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 52 आना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और 13 × 4 52 बन जाएगा। अगर आपको ये आता होगा तो अच्छी बात है। तो फिर देखते हैं आगे क्या बन जाएगा। n यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो बन जाएगा n - 13, और यहाँ पर मैं माइनस का 4 कॉमन लेता हूँ तो बन जाएगा n - 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ n - 13 दोनों में कॉमन है तो मैंने n - 13n कॉमन ले लिया और अंदर बच जाएगा n - 4 इक्वल टू 0। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल है, या तो 13 या तो 4। यहाँ पर 2 वैल्यू इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो AP है हमारी वो घटते क्रम में है, 24 21 18 उसके बाद घटते क्रम में है। तो यानी कि इसमें कुछ वैल्यू माइनस के अंदर भी आएंगी, जिसके कारण भी ये क्या दे सकता है आपको 78 का योग दे सकता है। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल है, 13 और 4। मुझसे यहाँ पर n की वैल्यू ही पूछी थी, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13,4। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन C सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।